गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी तक आप लोगों ने आलेखन कला से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, देखे, समझे। अब अथवा में जो आता है प्रावधिक कला के 20 प्रश्न आते हैं, उस पर हमने एक वीडियो ये बनाया है और इसमें करीब 125 क्वेश्चन के ऊपर हैं। ठीक है, 115 क्वेश्चन है। ठीक, 115 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि वो सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को स्पर्श मात्र करती है, काटती नहीं है, क्या कहलाती है? तो आपको बताना है स्पर्श रेखा। ठीक है, ए नंबर यानी का नंबर सही होगा। यानी एक ऐसे वृत्त बना होगा और जो यानी वृत्त के परिधि पर एक किसी भी बिंदु पर यहाँ स्पर्श कर रहा है तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है या करती हुई जाती है, क्या कहलाता है? तो इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक बिंदु है और स्पर्श रेखा अगर जा रही है स्पर्श करते हुए तो वो स्पर्श बिंदु से होकर ही जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो होगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि वो अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, क्या कहलाती है? यानी अनिश्चित लंबाई की, उसकी कोई सीमा नहीं है, एक ऐसे वृत्त बना हुआ है और वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं पर काटती है, तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तुम्हारा ग नंबर सही होगा, यानी सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त के यानी डॉट डॉट से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? कह रहा है ये स्पर्श, ये एक वृत्त बना है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा खींची हुई है और एक वृत्त का केंद्र है। इस स्पर्श बिंदु से यदि लंब डाला जाएगा तो ये केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा वो केंद्र होगा। ठीक, ये डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और एक कोई बिंदु है, यहाँ पे वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है और उससे कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा, तो मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है, किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से, हाँ ठीक है, ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं? तो दो स्पर्श रेखाएं ऐसे करके खींची जाएंगी। ठीक है, दो वाला सही होगा ये। ठीक है, ये ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? तो एक ये वृत्त है, ये बिंदु है, यहाँ से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी बस। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक वाला सही होगा। ठीक है, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है? मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और स्पर्श रेखा कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर, ये वृत्त का केंद्र से मिलाने पर, तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? तो ये 90 अंश का प्यारे बच्चों कोण बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा सही होगा ये वाला। ठीक, अगला प्रश्न है प्रत्येक वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा? तो इसमें होगा 22/7। ठीक है, यानी 7 अगर व्यास होगा तो 22 उसकी परिधि होगी। ठीक है प्यारे बच्चों।
अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है। मान लीजिए वृत्त का कोई एक ये केंद्र है और समान दूरी पर अगर चला गया है तो वो वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ये डी नंबर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको परिधि कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या कहेंगे? परिधि। अगला प्रश्न कह रहा है वो सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं, क्या कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक वृत्त बना है और केंद्र से होकर के जाए तो उसको व्यास बोलते हैं, और दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर और केंद्र से होकर जाए तो उसको व्यास बोलते हैं। अगला प्रश्न है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है। मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है वृत्त का वो भाग जो एक चाप और दो अर्धव्यासों से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए दो ये अर्धव्यास और एक चाप, तो उसको द्वित्रिज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वित्रिज्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है द्वित्रिज्य। ये अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त का अर्धभाग कहलाता है। तो वृत्त का अर्धभाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाएगा। तो वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है वृत्तपाद। यानी कोई एक ऐसे वृत्त बना है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र, इसके चार भाग कर लिए जाएं ऐसे करके, तो ये जो चतुर्थ भाग है 1/4 ये वृत्तपाद कहलाएगा। ठीक है। अगला है परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है। परिधि का कोई भाग क्या कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिधि का कोई भी भाग। ठीक है, मान लीजिए ये परिधि है, अगर इतना भाग निकाल दिया जाए तो ये चाप कहलाएगा। ठीक, आपको चाप में सही करना है, डी नंबर। अगला प्रश्न है किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। तो मात्र एक ही केंद्र होंगे। कोई वृत्त बना है उसमें केवल एक ही तो केंद्र होगा। ठीक है, तो एक वाला सही करेंगे हम। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर अथवा शीर्षों पर होते हैं तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के या अन्य क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता है। तो मान लीजिए जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष, उदाहरण के तौर पर त्रिभुज बना है और इसके ये शीर्ष या शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर भुजाओं अथवा शीर्षों पर होते हैं। मान लीजिए इसके परिगत एक हम ऐसे कोई बना दें, वृत्त बना दें, तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों शायद उत्तर जो है गलत दिए हैं, यहाँ परिगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिगत, यानी खा नंबर सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हैं। मान लीजिए आपका एक वर्ग बना हुआ है, या हाँ वर्ग बना है, और जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं यानी इस क्षेत्र की सभी भुजाएं अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करे, यानी इसके अंतर्गत यदि हम वृत्त की रचना करते हैं तो ये सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो हम अंतर्गत की रचना करेंगे तभी तो भुजाओं पर स्पर्श करेगा। तो यहाँ हम जो सही करेंगे वो अंतर्गत करेंगे, यानी ए नंबर सही करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी आकृति को बाह्य स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो उस आकृति की दो भुजाओं को बढ़ाने पर उन्हें भी स्पर्श करता है, उस आकृति या क्षेत्र का क्या कहलाएगा। तो मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना लिए हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इन भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाए और हम एक ऐसे वृत्त बना दें ऐसे,
तो ये बहिर्गत रचना होगी। क्या होगी? बहिर्गत रचना। ठीक, यानी ग नंबर सही होगा, सी नंबर। ठीक है, इसमें विकल्प काखा गा करके दिए हैं, काखा गा घा करके, वैसे ए बी सी करके आएगा। एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग क्या होता है। यानी एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त ऐसे बना हुआ है, इसके अंतर्गत हम एक उसी चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसके सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण का योग 180 अंश होगा, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दो समकोण यहाँ चूंकि इसमें दिया है, दो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, योग दो समकोण होगा, यानी 90-90, एक 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है, और प्लस एक और 90 अंश, तो हो जाएंगे दो समकोण। ठीक है, तो इसलिए हम सही करेंगे समकोण में। ठीक, कहाँ सही करेंगे? समकोण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तब वो क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करेगा। मान लीजिए एक वर्ग बना है और इसके अंतर्गत हम एक कोई वृत्त की रचना करें तो वो भुजा को स्पर्श करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी बहिर्गत वृत्त का केंद्र कहलाता है, तो स्वाभाविक सी बात है बहिकेंद्र कहलाएगा, सी नंबर। अगला है, किसी भी ऐसे करके, जैसे हमने अभी उस समय बनाया था इस तरीके से, ऐसे, तो ये बहिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, अगला है, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। मान लीजिए हमको इतनी जगह घेरनी है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, तो जो ये सीमाएं हैं इसकी और उस स्थान को घेरा गया है तो ये क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ठीक, क्षेत्रफल में हम टिक करेंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये सूत्र होता है। ठीक, तो इसमें ए नंबर सही करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। अगला है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ग नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्षेत्र के बराबर होता है, तो योग वाला यानी बी नंबर सही होगा। चूंकि सूत्र होता है समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण सूत्र आपको मालूम होगा, कर्ण का स्क्वायर ऐसे बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, त्रिभुज की कोई मध्यिका उसको दो भागों में विभाजित करती है और वे भाग क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, चलते हैं। ऐसे मध्यिका ज्ञात करी जाती है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने
से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। मान लीजिए कोई विषमबाहु चतुर्भुज इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे करके इस तरीके से, और मध्य बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए और ये मध्य बिंदु को ऐसे, भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु में समावेश करता है सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य। अगला प्रश्न है, वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन। अगला प्रश्न है, ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वांग आलेखन। क्या कहलाते हैं? सर्वांग आलेखन। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार क्या है? रेखाएं। क्या है? रेखाएं। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें से आपको छांटना है पेंसिल 2B पेंसिल का प्रयोग करेंगे। अगला है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है तो ज्यामितीय तत्वों से होता है। अगला है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं श्वेत और श्याम रंग। ठीक। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? तो अल्पना एक लोक कला है, तो ये अल्पना बंगाल, ठीक है, बंगाल में इसका जन्म हुआ है, ये बंगाल। ठीक। अगला प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पर 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप? तो इसमें 3 माप लगातार। ठीक। अगला है, निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से छोटा। क्या होगा? छोटा। यानी निरूपक भिन्न का जो सूत्र होता है, निरूपक भिन्न का सूत्र होता है मानचित्र की दूरी, ठीक है, बटे, बराबर यहाँ कर लो, बटे वास्तविक दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा नहीं आ पा रहा है, मानचित्र की दूरी और बटे वास्तविक दूरी। ठीक है, इस प्रकार से तो अंश छोटा होता है, ठीक है, हर से। अगला प्रश्न है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है, लास्ट में जब हल करते हैं तो सदैव एक ही होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में कितनी नापे यानी यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो जिसमें 3 यूनिट हो वही वाला सही होगा, बाकी सब में 2-2 हैं, ये का नंबर में 3 है, तो यही वाला विकल्प सही होगा। ठीक। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। अगला प्रश्न है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, इसकी निरूपक भिन्न निकालना है, तो इसको जो है कि हल करेंगे हम इस प्रकार से प्यारे बच्चों। 4 इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। देखिए, लिखेंगे पहले 4, चूंकि ये मानचित्र की दूरी 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गई, और बटे 16 बराबर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/8 आएगा। चूंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में इसको भी बदलेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे, बराबर 2 एकम 2, 2 चौको 8, बराबर आ जाएगा 1/400। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसमें जो विकल्प सही होगा, सी नंबर सही है, तो ये 1/400, इसको हम सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसी बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको प्यारे बच्चों हल करके आपको कमेंट करना है। अब आपको इसको हल करके कमेंट जरूर करना है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसको हल करके आप कमेंट करेंगे, विकल्प बताएंगे। ठीक, इसको हम नहीं बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सेम बिल्कुल सेम तरीका है, आप इसको हल करें,
कोई परिवर्तन नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले छोटी माप रखेंगे। छोटी माप 2 है बटे 5, चूँकि ये सेमी में है इसको भी सेमी में करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे बराबर आ जाएगा 2 बटे 500, काट देंगे 2 एकम 2, 2 25 आम 50 बराबर आ जाएगा 1 बटे 250। इसमें जो सही होगा 1 बटे 250 कौन सा सही है, ग नंबर। ठीक, अगला प्रश्न है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो निरूपक भिन्न की इकाई क्या होगी, विकल्प में तो कोई दिए नहीं है, चूंकि सेंटीमीटर में होती है हमेशा, तो इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नहीं। ठीक, ये वाला सही करेंगे। अगला प्रश्न है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होगा। तो समपरिमाण मापनी प्यारे बच्चों जानते हो आप लोग, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो तो कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, ऐसे करके आपने देखा होगा, इस तरीके से होती है और 90 अंश का कोण होता है। एक में 30 अंश का, ठीक है, होता है और एक में 60 अंश। तो इसमें जो विकल्प होगा वही सही होगी, तो घ नंबर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न ज्ञात करना है आपको। तो 5, देखो इसको भी हल करना है इस प्रकार से, 5 सेंटीमीटर बटे 3 मीटर है बराबर 5, चूँकि ये मीटर में है तो 300 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 बटे आ जाएगा 60। तो 1 बटे 60 कौन सा सही है, ग नंबर। ठीक, अगला प्रश्न है कह रहा है कि 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। प्यारे बच्चों इसको भी वैसे ही हल कर लेना है। अब आपको इसको कमेंट के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको हल करिए। जो 2.5 सेंटीमीटर इसको अंश में रखना है और 1 मीटर को नीचे हर में रखना है और हल करके बताना है। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, का नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है वृत्त का आकार कैसा होता है, ये तो आप बता लेंगे देख के। तो वृत्त का आकार होता है का नंबर। अगला प्रश्न है समकोण कितने अंश का होता है। समकोण होता है आपका 90 अंश का। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है रेखा किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग किसे कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। कौन सा सही होगा विकल्प, इसमें सही होगा का नंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो आपको ये बताना है कौन सा आकार त्रिभुजाकार होगा, का नंबर सही है इसमें। अगला प्रश्न है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण। क्योंकि सरल कोण इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत सरल होता है। ऐसे रेखा खींची सीधी सरल रेखा और एक बिंदु ऐसे बीच में रख लिया और इस प्रकार से ऐसे खींच दिया, हो गया सरल कोण, यानी 180 अंश का कोण बन गया। प्यारे बच्चों सीधी रेखा खींचो, एक बिंदु रखो और उसके बाद इसी बिंदु को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त बना लो, 180 अंश का कोण बन गया। अगला प्रश्न है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों, का नंबर सही होगा। अगला है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, घ नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। अरे बहुत बढ़िया, इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, बताएंगे जरूर। अगला प्रश्न आयत आपको बताना है, आयत की क्या परिभाषा होती है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा युग्म पूरक कोण है। आपको पूरक कोण बताना है। पूरक कोण और समपूरक कोण दो कोण होते हैं जो पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, चाहे समपूरक या पूरक। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके दो कोणों का योग 90 अंश हो। जैसे
आपका ये 90 अंश बना है कोण, और एक 20 से ऐसे, तो ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया, तो ये पूरा कोण होगा। ठीक है। और संपूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, ऐसे 180 अंश हो, ऐसे करके कोई भी एक ऐसे बना लो, ये 60 का बना लो, ये 120 का बना लो, ऐसे करके तो ये संपूरक कोण होगा। ठीक है। तो ये इसमें पूरक कोण पूछ रहा है, तो पूरक कोण होगा ग नंबर, सी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? अर्धवृत्त प्यारे बच्चों इस प्रकार से बना हुआ है। कह रहा है एक कोण ये वाला 90 अंश का है, तो दूसरा कोण ये कितने अंश का होगा? तो ये भी 90 अंश का होगा प्यारे बच्चों, बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने होगा? यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? एक वृत्त ऐसे बना लो, ये हो गया। कह रहा है एक कोण इस प्रकार का जो बना है वो 120 अंश का है, तो ये दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो प्यारे बच्चों ये 240 अंश का होगा, क्योंकि इसका केंद्र के जो चारों ओर है 360 अंश का कोण होगा, तो इसलिए 360 में 120 घटा दोगे 240 निकल आएगा। ठीक है। तो इसमें सही होगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो वो भी 30 अंश का होगा। अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? आमने सामने की बराबर होती हैं कि बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं? तो इसमें खा नंबर सही होगा। चारों भुजाएं बराबर होती। समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो सीधी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं चाहे जितनी आप खींचते चले जाओ ऐसे करके कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। इसमें का नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है तो 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? 0। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सरल कोण है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सरल कोण है। खा नंबर। अब आपको ये बताना है कि इनमें निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है, तो इसमें आपको बताना है पंचभुजाकार है, सी नंबर यानी गा नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मात्र एक रेखा खींची जा सकती है प्यारे बच्चों, एक सही होगा। कह रहा है निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? तो अधिक कोण 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा, वो होगा आपका अधिक कोण। अगला प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है दो समकोण, यानी 180 अंश होता है प्यारे बच्चों। तो 180 अंश जैसे कि मैंने पहले बताया है, 180 अंश दो समकोण के बराबर, 90 प्लस 90 है ना, तो इसको दो समकोण बोलेंगे। ठीक। तो इसमें जो सही होगा वो होगा दो समकोण। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण क्या है? एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण क्या है? सभी भुजाएं बराबर, आमने सामने की बराबर, सभी भुजाएं असमान, क्या हैं? क्योंकि वर्ग इस प्रकार बनता है ना, ऐसे करके वर्ग बनेगा। तो इसमें आपको बताना है तो ये सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, तो ये का नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? का नंबर सही होगा। अगला प्रश्न किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा? अब आपको बताना है कौन सा गुण इसमें नहीं लागू हो रहा है। त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, अंतः कोण बराबर हो सकते हैं, 60-60 के हो सकते हैं, है ना, ऐसे करके 60-60 के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। फिर कह रहा है त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, बिल्कुल हो सकती हैं, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं। अगला कह रहा है कि त्रिभुज का प्रत्येक 22 कोण कितने 120 अंश का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 120 अंश का, ऐसे करके ये 22 कोण है 120 का। ठीक है।
अब अगला इसमें कह रहा है त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का, प्रत्येक तो नहीं हो सकता है भाई इसमें, तो ये यही वाला सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो आपको बताना है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो प्यारे बच्चों 10 गुणे 10 बराबर कितना होगा? 10 गुणे 10 बराबर होगा 100। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों? तो इसमें सही होगा का नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? अब चूंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 10 और 1000 का गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 10,000 होगा। ठीक है, तो इसमें 10,000 कौन सा है? ये वाला विकल्प सही है प्यारे बच्चों, ये। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो व्यास आपको बताना है 2r। ठीक, अगला कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। कितने होंगे प्यारे बच्चों? 10। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो प्यारे बच्चों होगा 100 हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा किया जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न निम्न में कौन सा बृहत् कोण नहीं है? तो इसमें बृहत् कोण नहीं है ये बताना है। तो 200, चूंकि 180 अंश के बाद वाले जितने कोण होते हैं वो सब बृहत् कोण होते हैं, तो इसमें बृहत् कोण 180 अंश ये नहीं है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है, व्यास को 2 समान भागों में बांट देता है प्यारे बच्चों। कितने? 2 समान भागों में। आपको बता दें, कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र, ये वृत्त है, ये केंद्र है, और ये जीवा है। ठीक है, या फिर ये सबसे बड़ी जीवा ये होगी, तो कितने भागों में? 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है, 2 समान भागों में बांटेगा। अगला प्रश्न है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? प्रश्न कह रहा है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? तो ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा से ऐसे खींचा गया, केंद्र से मिला दोगे तो ये कितने अंश, ये कोण जो बनेगा कितने का होगा? ये 90 अंश का होगा प्यारे बच्चों। कितने का? 90 अंश का होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होगा? तो बहिष्कोण प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये बना हुआ है इस प्रकार से, ये त्रिभुज है, तो बहिष्कोण ये होते हैं। ठीक है, ये बहिष्कोण यानी ये कोण, ये कोण और ये कोण। तो मान लीजिए 120 का ये है, समबाहु त्रिभुज अगर बना 120 का ये है और 120 का ये है, तो भारतीय 36 यानी 360। तो 360 कितने समकोण होगा? कितने 90 अंश इसमें लगे हैं? 4, तो यानी ये 4 समकोण होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो सही होगा प्यारे बच्चों बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो 7 सेंटी यानी पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र। तो पाई आर यानी पाई, पाई का ये पाई हो गया आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर गुणे आर।
तो आर के स्थान पर 7 रखा है, तो यानी 7 गुणे 7 पाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें खा नंबर सही होगा, यानी बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण का सूत्र आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, √2x होगा। ठीक है, अगर लंबाई x में दिए हैं या l में दिए हैं तो √2l या x। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न कोणों में से कौन अधिक कोण होगा? इसमें अधिक कोण पूछ रहा है। अधिक कोण जानते हो आप, जितने भी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, यानी ये इस तरीके इसके बीच जितने कोण होते हैं वो सब अधिक कोण होते हैं। क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? 102 वाला सही होगा। बाकी ये 90 अंश के नीचे है 89, 72, और ये 180 अंश के ऊपर है, तो इसमें सही होगा 102 अंश। ठीक है, ये वाला। अगला, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होगा? तो 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होगा? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यानी 1,000वां भाग होगा। कौन सा होगा? 100,000 यानी 1000वां भाग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? तो 4 समकोण, आंतरिक कोणों का योग होता है 360 अंश। क्या होता है? 360। तो 360 यानी 4 समकोण। ठीक है, यानी 4 90 अंश, 90 प्लस 90 प्लस 90। ठीक है, इस तरीके से 360 यानी 4 समकोण। कौन सा? ये। अगला प्रश्न कह रहा है, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि एक ही आधार एक हो और ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में आधार एक ही हो और ये इस तरीके से आयत बना हो। ठीक है, ऊंचाई के बराबर, तो सही इसका अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2, अर्थात त्रिभुज का 2 गुना आयत ऊंचाई 2 गुना होगी। क्या होगी? आयत की त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुना होगी। ठीक है ना, ये वाला सही होगा। कौन सा? ये वाला। अगला, निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? तो समचतुर्भुज इसमें कौन सा नहीं है? देखो, समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और इसकी नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, यानी ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, ये नहीं है, तो इसमें खा नंबर सही कर लेंगे। ठीक, अगला, निम्न आकृति में कौन सी रेखा अक्ष का लंब समद्विभाजक है? तो इसमें आपको बताना है, यानी एक रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है, तो आपका सही होगा ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? तो नल से गिरता हुआ पानी, ये जो वृत्ताकार नहीं है। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों देखो, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो अब 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होंगे, क्योंकि 100 गुणे 10 करोगे 1000 यानी 1 किलोमीटर आ जाएगा, तो इसमें 100 आएगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो तथा बड़ी सुई 12 पर हो, तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? यानी मान लीजिए ये सुई बनी है। ठीक है, ये 12 बजे हैं, ये 3 बजे हैं, ये 6 बजे हैं, और ये 9 बजे हैं। ठीक, एक सुई है तुम्हारी 12 पर और एक कहाँ है? एक 5 पर है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा कोण बनेगा? तो अधिक कोण बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, 90 अंश से अधिक है। ठीक, प्यारे बच्चों, ये अधिक कोण कहाँ है? ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना। क्या बनाना? समान।
ठीक। अगला, स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो वक्र को, यानी एक ऐसे दीर्घ वृत्त बना है तो ये वक्र को स्पर्श करेगी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो प्रिज्म में होते हैं। ठीक है, प्रिज्म में आयताकार फलक होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए। अगर वर्गाकार प्रिज्म है तो 4 आयताकार फलक होंगे। अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसे करके बनेगा तुम्हारा, ऐसे करके, इस तरीके से। ये प्रिज्म ऐसे करके, ये प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाले हैं ये सब आयताकार, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। अगर वर्गाकार होता, वर्गाकार ऐसे बनेगा आपका, वर्गाकार आपका बनेगा इस तरीके से। ये वर्गाकार प्रिज्म है। ठीक है, तो ये 2 वर्गाकार और बाकी सब आयताकार फलक होंगे। ठीक, तो इसमें प्रिज्म में सही होगा। प्रिज्म कहाँ? ये वाला। ठीक। अगला, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में देखो वही प्रश्न आ गया, 4 आयताकार फलक होंगे। ठीक। अगला प्रश्न, संपूरक कोण होता है तो संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। ठीक। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 4 भुजाएं होती हैं, स्वाभाविक सी बात है, 4 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, घन मतलब स्क्वायर, आप लोग जो खेल खेलते हैं ना क्यूब वाला, वो एक प्रकार से घन है। लूडो का जो पासा होता है वो लूडो वाला, वो सब घन है। ठीक है। कह रहा, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा? तो समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसे पाइथागोरस प्रमेय ये मान के चलिए समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है हमको इसमें एक वर्ग बना लो, एक वर्ग ये बना लो ऐसे करके, और एक वर्ग इसका ये ऐसे बन जाए। अब इसके अंतर्गत जैसे वृत्त बनाओगे ऐसे करके, तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग इस वृत्त के बराबर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से समझ गए होंगे आप। अगला कह रहा, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो इसमें होते हैं 4। मान लीजिए एक ऐसे आयताकार कमरा है, तो ये दीवारें ऐसे उठा दी जाएं, ये दीवार उठा दी जाए, ये ऐसे उठा दी जाए, ये उठा दी जाए, तो ऊर्ध्वाधर 4 हो जाएंगे। ठीक, 4 वाला सही होगा। अगला, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा वो भी वृत्ताकार होगा। एक घन में कितनी कोर होती हैं? एक घन में 12 कोरें होती हैं। कितनी होती हैं? कोरें का मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए घन बना दिया जाए इस तरीके से, ऐसे, ये घन, ये इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से घन है। तो इसमें जो ये कोर है, ये वाला कोर, ये कोर हो गई, ये कोर हो गई, ये हो गई, ये सब कोरें हैं, ये सब, तो ये 12 कोरें होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार इसमें होते हैं पिरामिड में। पिरामिड मान लीजिए ऐसे करके, अब इसी को ऊपर उठा दिया जाए, इन्हीं तीनों भुजाओं को ऊपर उठा दिया जाए और शीर्ष बना दिया जाए, नोकदार शीर्ष बना दिया जाए। मान लीजिए इनको इनको ऊपर उठा दो, इनको इनको, और शीर्ष बना दो। ठीक है, मतलब कुल मिला के इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक, तो ये पिरामिड में। ठीक है प्यारे बच्चों, पिरामिड। अगला प्रश्न है, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व होते हैं? तो मात्र त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है वो मात्र
5 पार्श्व होते हैं, फलक होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आकार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होगा? तो आधा होगा। ठीक, चूंकि सूत्र वही होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगला प्रश्न है किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो सममित दृश्य का मतलब होता है कि एक आधार रेखा खींच दो और यहाँ एक बिंदु मान लो, एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा और एक 30 अंश का कोण बनाती हुई इधर की रेखा और एक 30 अंश का कोण बनाते हुए इधर की रेखा खींच दो, तो ये विमाएं हैं तुम्हारी। ठीक है, अब हम इसमें जो है कि क्या करेंगे, ऐसे करके एक हम घन बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके तीस अंश का कोण ऐसे बनाएंगे, एक घन ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे, ये इस 3 विमाओं में ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है सममित, अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो आधार रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा पहले खींचते हैं, अभी जैसे हमने बताया। फिर उसके बाद ये लंब, फिर ऐसे ये तिरछी क्षैतिज रेखा, फिर इस प्रकार से ऐसे हम बना देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे करके। ठीक, तो ये प्रश्न हो गए, 115 प्रश्न है, ज्यामितीय कला से संबंधित हैं, यानी प्रावधिक कला से संबंधित है। जो बच्चे प्रावधिक कला करना चाहते हैं चित्रकला विषय में, ठीक है, ज्यामितीय भाग करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।